हेनरी फ्योल्स के 14 प्रिंसिपल्स, हेनरी फ्योल के 14 प्रिंसिपल्स, ठीक है। 14 प्रिंसिपल्स हैं ये पूरे 14। पहले मैं आपके इन 14 प्रिंसिपल्स का ओवरव्यू आपको थोड़ा सा समझाऊंगा, और इसको पहले अपन याद करने के, दिमाग में रखने की कोशिश करेंगे 14 प्रिंसिपल्स को, और समझेंगे कि ये क्या कह रहे हैं, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं इस पे ध्यान दे रहा हूं। देखिए, पहला प्रिंसिपल्स क्या है? डिवीजन ऑफ वर्क। दूसरा, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तीसरा, डिसिप्लिन। यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। सबॉर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट, रेम्यूनरेशन, सेंट्रलाइजेशन, स्केलर चेन, ठीक है। ऑर्डर, इक्विटी, एस्पिरिट डी कॉप्स, स्टेबिलिटी एंड टेन्योर, इनिशिएटिव, ठीक है ना। आप देखते हैं, डेड, केवल एक वर्ड से आपके 3 निमोनिक याद हो गए। डिवीजन ऑफ वर्क, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड डिसिप्लिन। किस किस वर्ड से? केवल अपने पापा को प्यार से बोलना है डैडी, डैड, ठीक है ना। डैड इंग्लिश वर्ड, ठीक है। डैड ने मुझे कमांड दी, कमांड है अपना, देखो, डैड ने मुझे दी डिवीजन ऑफ वर्क, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, डिसिप्लिन। कमांड दी, कमांड दी, दी का डी, डायरेक्शन, कि जाओ, तुमसे जो सबॉर्डिनेट लेबर काम कर रही है, समझ रहे हो, एक बिजनेस क्लास फैमिली का लड़का है, बदतमीज है, थोड़ा प्यार व्यार की बातें कर लो, प्यार में वो थोड़ा सा इशक ज्यादा टाइप का है, समझ रहे हो आप। वो इशक ज्यादा टाइप का, तो उसके पापा कह रहे हैं बेटा, जो बिजनेस करते हैं, तो उनके यहाँ जो लेबर काम कर रही है, महीना पूरा हो गया तो उनको पैसा देना है। क्या देना है? पैसा देना है। तो उनने कहा डैड ने मुझे कमांड दी, मुझे कौन? उनके लड़का कह रहा है ये बात। डैड ने मुझे कमांड दी कि जाओ, तुमसे जो सबॉर्डिनेट लेबर काम कर रही है उसको रेम्यूनरेशन देकर आओ। बदतमीज था, सुनता था नहीं। डैड ने कहा भैया करके आओ, वरना तुम्हारे चीक्स ना 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 गुगली वुगली वुश, चीक्स, सर, ओ, रुक जा, टूथ, दांत, दांत, एक एक करके सब तोड़ दूंगा इशकजादे। क्या बोला? डैड ने मुझे कमांड दी कि जाओ, तुमसे जो सबॉर्डिनेट लेबर काम कर रही है उसको रेम्यूनरेशन दे के आओ, वरना तुम्हारे चीक्स, सर और दांत तीनों तोड़ के रख दूंगा। इशकजादे, जो तुम्हारी इश्कबाजी चल रही है ना, ठीक बात नहीं है। ये हेनरी फ्योल के प्रिंसिपल 14 अगर याद नहीं किए तो मैं फोड़ दूंगा। कुछ नहीं फोड़ूंगा, क्योंकि तुम तो याद कर ही लोगे, ठीक है। तो डैड ने मुझे कमांड दी कि जाओ, तुमसे जो सबॉर्डिनेट लेबर काम कर रही है उसको रेम्यूनरेशन देकर आओ, वरना तुम्हारे चीक, सर, टूथ, तीनों चीजें एक एक करके सब तोड़ दूंगा, समझे इशकजादे, ठीक है ना। अब डैड से मैंने डिवीजन ऑफ वर्क, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, डिसिप्लिन, डी, ए डी से तीनों चीजें आ गई। कमांड दी, यूनिटी ऑफ कमांड दी, यूनिटी ऑफ कमांड के बाद डी का मतलब डायरेक्शन, जाओ, तुमसे जो सबॉर्डिनेट हैं, सबॉर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट, उनको रेम्यूनरेशन देकर आओ। रेम्यूनरेशन मतलब, रेम्यूनरेशन क्या होता है? तनख्वाह, सैलरी, रेम्यूनरेशन, तुमने काम किया तुम्हें रेम्यूनरेशन मिला, दैट इज व्हाट इज नोन एज रेम्यूनरेशन। रेम्यूनरेशन, उसके बाद देकर आओ, वरना तुम्हारे चीक्स, चीक से पढ़ा था सेंट्रलाइजेशन, चीक्स, सर, स्केलर चेन, सर आ रहा है इसमें, देखो, SAR, सर, चीक्स, सेंट्रलाइजेशन, स्केलर चेन, और टूथ, ओ आ रहा, ओ, ऑर्डर, ऑर्डर, सेंट्रलाइजेशन, ये मैंने पढ़ा। उसके बाद टूथ, एक एक करके, इक्विटी, एस्पिरिट डी कॉर्प्स, एक एक, ई, इक्विटी, एस्पिरिट डी कॉर्प्स, सब तोड़ दूंगा, सब, सब तोड़ दूंगा, सब तोड़ दूंगा। स्टेबिलिटी एंड टेन्योर, सब, ऐसे भी, ऐसे, तोड़ से टेन्योर, स्टेबिलिटी, एक ही पॉइंट है, सब तोड़ दूंगा, समझे इशकजादे, इनिशिएटिव। मेरे ख्याल से अब आप 14 प्रिंसिपल्स को भूलने से तो रहे,
क्योंकि मैंने याद करा दिया आपको एक बेहतरीन सा निमोनिक। समझ रहे हो आप? ये बेहतरीन है। डैड ने मुझे कमांड दी, डैड से डिवीजन ऑफ वर्क, ए से अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, दूसरे तीसरे डी से डिसिप्लिन, कमांड दी तो यूनिटी ऑफ कमांड, डी से यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, तुमसे जो सबॉर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट, रेम्यूनरेशन, ठीक है ना। रेम्यूनरेशन के बाद क्या, देकर आओ वरना तुम्हारे चीक, सेंट्रलाइजेशन, सर स्केलर चेंज, टूथ, ऑर्डर, एक एक, इक्विटी, एस्पिरिट डी कॉप्स, ई इक्विटी, एस्पिरिट डी कॉप्स करके सब तोड़ दूंगा, सब तोड़, एस टी स्टेबिलिटी एंड टेन्योर, सब तोड़ दूंगा, समझे इशक जादे, क्योंकि वो इशक ज्यादा था ना। इशक ज्यादा मतलब चलो इश्क लड़ाए, चलो इश्क लड़ाए, चलो इश्क, बस ठीक है, पढ़ लो। इशक जादे, इनिशिएटिव, इनिशिएटिव, ठीक है ना। तो ये पॉइंट्स अब बिल्कुल याद कर लो, इनका अब अपन डीप डिस्कशन अब आगे करेंगे। ये पॉइंट एकदम याद कर लो, ठीक है ना। डैड ने मुझे कमांड दी, कौन कौन सी क्या क्या चीजें हो रही हैं इसके अंदर, सारी चीजें पढ़ते जाओ। डिवीजन ऑफ वर्क, डी से डिवीजन ऑफ वर्क, ए से अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, तीसरे डी से डिसिप्लिन, डैड ने मुझे कमांड यूनिटी ऑफ कमांड, डी डी आई डायरेक्शन, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन दी कि जाओ तुमसे जो सबॉर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट हैं उनको रेम्यूनरेशन देकर आओ वरना तुम्हारा क्या करूंगा, चीक्स, सेंट्रलाइजेशन, सर स्केलर चेन, टूथ, ऑर्डर, ऑर्डर टूथ, एक एक करके, इक्विटी, एस्पिरिट डी कॉर्प्स, ई सब तोड़, स्टेबिलिटी एंड टेन्योर तोड़ दूंगा, समझे इशक जादे, इनिशिएटिव, 14 प्रिंसिपल ऑन योर टिप्स नाउ। डैड ने मुझे कमांड दी कि जाओ तुमसे जो सबॉर्डिनेट लेबर काम कर रही है उसे रेम्यूनरेशन देकर आओ वरना तुम्हारे चीक, सर और टूथ तीनों एक एक करके सब तोड़ दूंगा। आई थिंक दिस इज नाउ वेरी मच क्लियर टू यू ऑल, ठीक है ना। क्या है डिवीजन ऑफ वर्क का सिंपल सा क्या आप मतलब क्या समझ रहे हैं, किसी भी काम को बांट देना, किसी भी कार्य को बांट देना, बांट देना, ये क्या होता है, डिवीजन ऑफ वर्क, डिवीजन ऑफ वर्क। एक आदमी कितना ही कार्य करेगा, तो फ्योल ने कहा आप काम एक ही पे सब मत ला दो, काम को डिवाइड कर दो अलग अलग। इससे फ्योल ने क्या समझाया कि वी शुड फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैनेजर शुड हैव अथॉरिटी टू गिव ऑर्डर्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टू एंश्योर टास्क आर अकम्प्लिश। क्या मतलब हुआ, सिंपल सा कि मैनेजर के पास अथॉरिटी, अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी का क्या मतलब, मेरे पास अथॉरिटी है कि मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी दे सकता हूं, मेरे पास कोई अथॉरिटी है ऊपर कि मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी दे सकता हूं, अथॉरिटी। तो इसमें यही बताया, तो उनने क्या बताया, मैनेजर के पास अथॉरिटी और एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो नीचे उनने टास्क असाइन करी है, रिस्पॉन्सिबल दिया है, वो देखें कि कितना एकम्प्लिश्ड हुआ कितना नहीं हुआ, ये जानकारी लेना अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम होता है। डिसिप्लिन, एम्प्लॉय शुड फॉलो रूल्स एंड रेगुलेशन, आपकी ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, रूल्स एंड रेगुलेशन प्रॉपरली फॉलो होने चाहिए, ये प्रिंसिपल्स कहते हैं। एक प्रिंसिपल्स जहां लागू होते हैं वहां पे क्या है, कॉमन गोल की अचीवमेंट जल्द से जल्द हो जाती है, तभी ये प्रिंसिपल्स लागू करेंगे। यूनिटी ऑफ कमांड, कमांड से क्या मतलब है, मैं हूं, मैं अभी पढ़ा रहा हूं आप, ठीक है ना, या आप, आपके ऊपर ले लेते हैं, आप स्टूडेंट्स हैं, आप क्लास में बैठे, एक बार में एक टीचर आ रहा है, अब एक बार में मान लो 5 टीचर घुस गए, साइंस का भी घुस गया, कॉमर्स भी पढ़ रहा है, अकाउंट्स भी पढ़ा रहा है, बिजनेस स्टडीज भी पढ़ा रहे हैं, इकोनॉमिक्स भी पढ़ा रहे हैं, तीनों टीचर आ गए। अब तीनों टीचर पढ़ा रहे हैं, आपको कमांड दे रहे हैं, क्या आपकी समझ आएगा कुछ भी नहीं, आप सब मिला दोगे, बिजनेस स्टडीज को अकाउंट्स में लगा दोगे, अकाउंट्स को इकोनॉमिक्स में घुसे, मतलब आप कंफ्यूज हो जाओगे, ये क्या क्या हो रहा है ये। तो उन्होंने यही कहा, यूनिटी ऑफ कमांड। अब ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय, उसके ऊपर जो सुपीरियर बॉस बैठा, उधर से एक ही कमांड आए, ये नहीं 5-5 लोग उसको बता रहे तू ये भी कर ले, तू ये भी कर ले, तू ये भी कर ले, सब गुड़ गोबर कर देगा, कुछ नहीं कर पाएगा। दैट इज व्हाट इज नोन एज यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, यहाँ पे इंडिविजुअल को ये बताना है सिंपली कि यूनिटी ऑफ डायरेक्शन मतलब तुम एक ही गोल की तरफ, अचीव के तरफ चलो, ये नहीं कि तुम आपका अपना गोल अलग है, वो हम बात करेंगे, लेकिन आप अभी ऑर्गेनाइजेशन के गोल की तरफ आगे बढ़ो। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, सब लोग यही सोचे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जो अलग अलग इंडिविजुअल्स काम कर रहे हैं, कि हम कॉमन गोल को अचीव करने के लिए काम करें।
दैट इज व्हाट इज नोन एज ऑल इंडिविजुअल शुड वर्क टुवर्ड्स अ कॉमन गोल अंडर अ सिंगल प्लान। सिंगल प्लान के अंदर आप कॉमन गोल को अचीव करने की कोशिश करें। सबॉर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट। अब क्या हो रहा है, वो इसमें ये प्रिंसिपल्स में इन्होंने ये, इसका मतलब क्या है सबॉर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट, वो ये कहना चाह रहे हैं जैसे कोई इंडिविजुअल है, जैसे मैं नौकरी कर रहा हूं और भी इंप्लॉयज नौकरी कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि तुम अपना हित कम रखते हुए सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन का हित सोचो। सबॉर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट, द ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्ट शुड टेक प्रायोरिटी ओवर इंडिविजुअल इंटरेस्ट, ये लिखा है ना, इंटरेस्ट ओवर प्रायोरिटी ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट। इंडिविजुअल इंटरेस्ट अपना हित कम सोचते हुए आप पहले ऑर्गेनाइजेशन का हित सोचो, बाद में ऑर्गेनाइजेशन आपका हित सोच ले। समझ रहे हो, ये प्रिंसिपल उन्होंने दिया। फिर क्या आता है, रेम्यूनरेशन। भैया वेजेस, जो आप पैसा किसी को पे कर रहे हो तो उनको एक तो सबसे पहले इक्वल, जिस हिसाब से आदमी काम कर रहा है उस हिसाब से उसको इक्वल पे मिले। उस लेवल का जो काम कर रहा है वो उस लेवल वाले सबका बराबर पे, ये नहीं कि किसी को कुछ आप दे रहे हो, वो एक अलग फॉर्म है कि उसने कुछ एक्स्ट्रा इनपुट्स या एफर्ट्स दिए तो बात अलग। लेकिन फेयर वेज सिस्टम होना चाहिए, प्रॉपर वे में सबको उसी हिसाब का रेम्यूनरेशन मिलना चाहिए। सेंट्रलाइजेशन। अब सेंट्रलाइजेशन का क्या मतलब होता है, आप सेंटर, जैसे मैं कंपनी का बॉस हूं तो क्या होता है, पावर्स पूरी सेंट्रलाइज्ड होती है, मतलब मेरे पास सारी पावर्स हैं आगे आगे आपने काम करवाने की। दैट इज नोन एज सेंट्रलाइजेशन। एक ही जगह सारी चीज रखना। दो कॉन्सेप्ट होते हैं इसी के अंदर, समझने की कोशिश करना, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन का मतलब कि हम सारी पावर अपने तक रख रहे हैं, सब कुछ हम करेंगे, जब हम कहेंगे तब आगे कार्य होगा। एक होता है डिसेंट्रलाइजेशन की हम पावर को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, आगे भी बांटते हैं कि भैया इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, हायरार्कीज में हम अलग अलग जगह सारी चीजें बांट देते हैं। ठीक है, सेंट्रलाइजेशन। स्केलर चेन। स्केलर चेन क्या कह रहा है कि जैसे कोई भी प्रोसेस चल रही है, एक चेन में होनी चाहिए, ए के बाद बी, बी के बाद सी, सी के बाद डी, डी के बाद ई, है ना, ऐसे ये पूरी एक हायरार्की से ही चलनी चाहिए प्रॉपर। तो आपका टॉप से लेके बॉटम से जा रही हो या बॉटम से लेके टॉप पे जा रही हो, लेकिन एक प्रॉपर चेन फॉलो होनी चाहिए, चेन ऑफ कमांड जिसे कहते हैं, एक तरीके से हायरार्की के थ्रू उतरते हुए आनी चाहिए। लेकिन क्या होता है इसी के अंदर, जब फ्योल को लगा कि यार केवल चेन ऑफ कमांड है, मान लो अपन अपन तो हायरार्की से चलेंगे, कोई कम्युनिकेशन है, अपन ने कुछ कर लिया तो अपन हायरार्की से जा रहे, भैया उसने उसको बताया, उसने उसको, तब उसके पास पहुंची चीज। लेकिन उन्होंने देखा कि एक गड़बड़ हो रही है। अब मान लो कोई बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो गई ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, अब थोड़ी ना चेन ऑफ कमांड हम फॉलो करते रहेंगे। मान लो फायर लग गई, अब थोड़ी ना, अब मान लो परचेज डिपार्टमेंट है, प्रोडक्शन एकदम वो नहीं हो पा रहा, परचेज ने कुछ लिया, ऑर्डर जल्दी देना है या कुछ भी करना है, एक्स वाई जेड कुछ भी हो सकती है वो चीज, हमको स्पीडी कम्युनिकेशन करना है। तो उन्होंने क्या कहा, एक कॉन्सेप्ट उन्होंने दिया गैंग प्लैंक का। देखो पूछ लेते हैं, अटेंटिव रहो क्लास में थोड़ा सा, फिर अपन मजे भी करेंगे साथ साथ और क्लास भी लेते रहेंगे। गैंग प्लैंक का उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया, क्या कहा, इन सर्टेन स्पेशल सिचुएशन द स्केलर चेन ऑफ कमांड शुड बी अवॉइडेड। ठीक है ना, अवॉइड करो सर्टेन सिचुएशन में। वो सिचुएशन कौन सी, उसमें है इमरजेंसी सिचुएशन। इमरजेंसी सिचुएशन है या कोई बातचीत है, कुछ ऐसी चीज है जो पहुंचनी ही है अभी करंट में। टू फैसिलिटेट स्पीड एंड एफिशिएंसी इन एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स, कम्युनिकेशन थ्रू द फॉर्मल चैनल कैन बी अवॉइडेड एंड लेटरल कम्युनिकेशन परमिटेड। अब समझिए आप बात को, वो क्या कह रहा है, फॉर्मल का क्या मतलब होता है, फॉर्मल और इनफॉर्मल दो तरीके की देखो चीजें होती है। फॉर्मल का सिंपल सा मतलब होता है एक पाथ फॉलो करना। अपन ऑर्गेनाइजेशन में जाते फॉर्मल बिहेवियर नहीं लगते, बाहर गए हेलो गुड मॉर्निंग सर, व्हाट्सएप, व्हाट्सएप तो नहीं कहते, हेलो गुड मॉर्निंग सर। फिर आप अपने कलीग से ये कहते हैं, अपने दोस्त के पास जाते तो क्या कहते हैं, हेलो सर गुड मॉर्निंग, ऐसा कहते हैं। और बता दे, और बता कैसा है, चले यार पानी की टिक्की पी के आते हैं, है ना। तो वो क्या हो गया, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन हो गया। तो ये फॉर्मल कम्युनिकेशन की बात कर रहा हूँ, लेकिन मैं आपको बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, फॉर्मल बिहेवियर और इनफॉर्मल बिहेवियर को समझाने की। तो वो यही कह रहे हैं कि फॉर्मल चेन जो एक फॉर्मल तरीके से आ रही थी उसको ब्रेक करना पड़ता है कई जगह, एंड लेटरल कम्युनिकेशन इज परमिटेड। लेटरल कम्युनिकेशन जो हम, मैं कह रहा हूं 20 से अपन बात कर लेंगे, दैट इज परमिटेड। अब देखो इस पे एक छोटा सा एग्जांपल है, अपन इससे समझते हैं। कॉन्सेप्ट को समझ लोगे कभी दिक्कत नहीं आएगी, रटने की कोशिश करोगे दिक्कत ही दिक्कत आएगी।
ठीक है ना। कॉन्सेप्ट समझो, निमोनिक याद रखो, कभी कोई प्रॉब्लम आएगी ही नहीं, ठीक है ना। इफ डी हैज टू कम्युनिकेट विथ जी, कहाँ है देखो, डी हैज टू कम्युनिकेट विथ जी, द मैसेज हैज टू ट्रेवल थ्रू फॉर्मल चैनल। कैसे जाएगा, अब देखो प्रोसेस क्या है, प्रोसेस मैंने बताई फॉर्मल से चलेगा, तो डी पे सी, सी के बाद बी, बी के बाद ए, फिर ए ई को बताएगा, ई एफ को बताएगा, एफ के बाद जी के पास जाएगा। तो ये फॉर्मल चेन फॉलो हो गई ना। दिस इन्वॉल्व डिले एंड हेंस डी में बी परमिटेड टू कम्युनिकेट डायरेक्टली टू जी। अब उसने कहा, क्या क्या बोला कि भैया ये तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी ना, एक एक करके तुम यहां तक पहुंचोगे, मान लो वो दैट वाज एन इमरजेंसी मैसेज दैट हैज टू बी गिवन एट अ वेरी स्पीडी, आपको बहुत स्पीड में प्रोवाइड करवाना उसको, मतलब कि बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तो उनने क्या परमिट किया फ्योल ने, कि आप ऐसी सिचुएशंस में आप डायरेक्ट कम्युनिकेशन, उसी को उन्होंने नाम दिया गैंग प्लैंक। अब मान लो ऐसा नहीं है, अब बी को एफ से कुछ कहना है तो बी एफ से कह ले, ई सी से कह ले, ठीक है ना, ऐसे सब एक दूसरे से कह सकते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट क्या होता है अपना, इसको क्या नाम दिया उन्होंने, गैंग प्लैंक। इसके अंडर का कॉन्सेप्ट है ये स्केलर चेन का, क्योंकि स्केलर चेन क्या कहती है, एक हायरार्की फॉलो करो, उसी के द्वारा काम करना है, एक हायरार्की जो चल रही है उसको फॉलो करते जाओ। लेकिन स्केलर चेन क्या कहता है, करो फॉलो, लेकिन कई सिचुएशन में, इमरजेंसी सिचुएशन में या कोई सिचुएशन में हमको डायरेक्ट कम्युनिकेशन भेजना है, तो हम उसको गैंग प्लैंक के जरिए भेज सकेंगे। समझ गया। नेक्स्ट आता है ऑर्डर। देखिए प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर कहते हैं इसको। प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर क्या कहता है, सिंपल सी बात है, देखो ऑर्डर का मतलब होता है जगह पे चीजों को रखना, व्यवस्थित रिसोर्सेज हैं, और जो पर्सनल, पर्सनल मतलब जो इंडिविजुअल काम कर रहे हैं वो सब जगह पे हों, जिससे हमारा फालतू का समय खराब ना हो। एक ड्रॉवर बनाए आपके, आप बैठते हो, ये आपकी मान लो ये चिंटू है, ठीक है ना, ये चिंटू है, अरे गुस्से में लग रहा है, रुको फंसा देते हैं, ठीक रुको रुको यार, ऐसे तो फिर बच्चे भी गुस्सा हो जाएंगे। अपन पहले चिंटू को हंसाएंगे, ये चिंटू है, ओए हंस ले यार, हाँ अब ठीक है, ठीक है। इसका नाम है चिंटू, ये बैठता ही कंपनी में, ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है, ये बैठा है, ये इसके पैर जा रहे हैं नीचे, इधर इसने एक, इधर इनको कंपनी ने एक ड्रॉवर दिया हुआ है, इसमें मान लो इसने किताबें, पेंसिल, ऑर्गेनाइजेशन ने एक ड्रॉवर सब भर दिया इसके अंदर। अब एक बात बताओ, किसी चीज की मान लो ये कुछ आर्किटेक्चर में काम करता है, इसको मान लो कोई चीज की जरूरत पड़ी, पेंसिल की जरूरत पड़ी, इसने पेंसिल खोजी, अब इसने सब ला दिया इधर 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 इधर, सब खोज लिया, इसको कुछ नहीं मिला, समय खराब हुआ ना, हुआ कि नहीं हुआ, समय खराब हुआ। वो जो समय खराब हुआ, इसी को वो कह रहे हैं कि ऑर्डर में हो। अगर मैं पेंसिल का एक अलग से बना दूं, किताबों का एक अलग से शेल्फ बना दूं, आप अपने से ही ले लीजिए, आप बाजार के और घर के कपड़े अलग अलग रखते हैं कि नहीं, रफ नोटबुक और फेयर नोटबुक अलग अलग रखते हैं। वो यही कह रहा है, फेयोल ने यही कहने की कोशिश करी है कि सारी चीजें ऑर्डर में हो, जिससे, अगर आप एक बात बताओ, अगर आपको पता होगा, मैंने कई बार होता है ना, हम जल्दी शादी में जा रहे होते हैं या कहीं भी जा रहे होते हैं, XYZ घूमने फिरने, अपने मम्मी मुझे नहीं मिल रहा है, रुमाल नहीं मिल रहा, क्यों, बिकॉज दीज थिंग्स आर नॉट इन ऑर्डर, ये चीजें ऑर्डर में नहीं है, इसलिए आपको नहीं मिल रही हैं और आपको समय लग रहा है। अगर ये चीज आप ढंग से रखेंगे, रुमाल का सेक्शन, ये मोजे का, ये जूते सही जगह रखे होंगे, कपड़े सही जगह रखे होंगे, क्या बाहर पहन के जा, आपको 2 मिनट नहीं लगेंगे तैयार होने में। आप फटाक से यहाँ से मोजे लेंगे, फटाक से यहाँ से कपड़े लेंगे, तैयार होकर निकल जाएंगे। दैट इज व्हाट इज नोन एज ऑर्डर। तो ऑर्गेनाइजेशन में भी ऐसा ही है, अगर चीजों को उसको दिया जाएगा, और ऐसे ही पर्सनल के साथ है, कोई आप मान लो स्कूल में है, अब आपको पता है प्रिंसिपल चेंबर वहां है, तो प्रिंसिपल वहीं मिलेंगे। अभी यही नहीं पता हो, या हिस्ट्री टीचर का यहाँ बैठती हैं, या कॉम अकाउंट्स के सर यहाँ बैठते हैं, या बिजनेस स्टडीज के सर यहाँ बैठते हैं, इकोनॉमिक्स के मैम यहाँ बैठती, तो आपको सब पता होगा, तो आप इजीली जाके उनसे मिल लेंगे। नहीं तो क्या होगा, पर्सनल इंडिविजुअल को आप खोजते ही रह जाएंगे। अब इतना बड़ा स्कूल होता है, कहाँ से किस किस को कहाँ जाके खोजोगे, कौन कहाँ गया। इसलिए उन्होंने कहा द थिंग शुड बी इन ऑर्डर, ऑर्डर में रहेंगी तो इट वुड बी वेरी इजी। दूसरा पढ़ते हैं, प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। इक्विटी मतलब हर एक एम्प्लॉय को ट्रीटमेंट फेयर दो। फेयर मतलब उसको ऐसा मत करो कि मतलब दूसरे, अरे यार वो लड़का इतना सही काम करता है यार, और तुम वो एक नंबर के, मतलब कहाँ भर लिया मैंने तुमको यार कंपनी के अंदर, तो मैं नारे तो दुखी हो गया मैं। ऐसा ये सब, ये फेयर ट्रीटमेंट नहीं है। ये केवल बोली में हो गया, ये हो सकता है वेजेस में हो, पैसा दे रहे हो आप प्रॉपरली, उसको नहीं दे रहे, जबरदस्ती नहीं दे रहे, सेम लेवल का काम है, सेम एफिशिएंसी, सेम सब कुछ, आप उसे नहीं देते, लेकिन
तो इक्विटी बना के रखनी पड़ेगी आपको अपनी ऑर्गेनाइजेशन के। प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी हर ऑर्गेनाइजेशन को फॉलो करना ही पड़ेगा। एस्पिरिट डी कॉर्प्स, ये एक फ्रेंच वर्ड है। ये उन्होंने कहने की कोशिश करी कि टीम वर्क से काम करो। एस्पिरिट डी कॉर्प्स का सिंपल सा मतलब है टीम वर्क। देखो वो मैंने आपको पहले ही बनाया, एक से भले दो, दो से भले तीन। टीम वर्क करोगे तो बेहतरीन रिजल्ट निकल के आएंगे और गोल्स को अचीव करने में आसानी भी रहेगी। दोनों बातें हैं ना, रिजल्ट्स भी अच्छा, गोल्स अचीव करने के लिए आपका वो भी अच्छा, ये दोनों आपके लिए फायदेमंद रहेगा। ठीक है? तो आप एस्पिरिट डी कॉर्प्स, आपके टीम वर्क प्रॉपर होना चाहिए। आप टीम से साथ इकट्ठा मिलके और अच्छे से काम करोगे तो आपके रिजल्ट्स कहीं ना कहीं गोल ओरिएंटेड और बढ़िया निकल कर आए। ठीक है ना। स्टेबिलिटी एंड टेन्योर ऑफ पर्सोनल, इसमें आगे ये भी जोड़ लेना, ऑफ पर्सोनल। समझ गए ना, पर्सोनल किसे कहते हैं? इंडिविजुअल जो काम कर रहे हैं। ठीक है ना, पर्सोनल उन्हें ही कहते हैं। ठीक है, ये जोड़ लेना आप, स्टेबिलिटी एंड टेन्योर ऑफ पर्सोनल। ठीक है ना। तो क्या मतलब होता है इसका, स्टेबिलिटी एंड टेन्योर ऑफ पर्सोनल? ये नहीं, ऐसा नहीं करो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कि तुमने आज एम्प्लॉय रखा, 10 दिन काम कराया, 11वें दिन आपने उसको निकाल दिया। दिस इज अ वेरी रॉन्ग बिहेवियर। अगर ऑर्गेनाइजेशन को ग्रो करना है, गोल्स को अपने अचीव करना है, टारगेट को अपने अचीव करना है, विजन अपना पूरा करना है, मिशन अपना पूरा करना है, you have to give importance to the individuals also and give a sense of security for which organization they are working. Organization should aim to maintain a stable workforce. ऐसा नहीं हो रोज निकाल दिए जाए। समझ रहे हो? देखो ऐसा नहीं है मैं किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन की बुराई कर रहा हूं या फिर मैं किसी सरकारी की वो कर रहा हूं, लेकिन जो एक धारणा है कि भैया सरकारी एक बार नौकरी ले लो तो जॉब सिक्योरिटी बहुत तगड़ी है, जॉब सिक्योरिटी बहुत तगड़ी है, आपको कोई रिटायर होने से पहले निकाल नहीं सकता। लेकिन कई जगह देखो निकाले भी जा रहे हैं। अब क्यों निकाले जा रहे हैं? काम की वजह से रिटायर कर दिए जा रहे हैं, समय से पहले हटाए जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि अब नहीं, अब वो चीजें नहीं चल रही हैं। प्राइवेट्स में क्या रहता है कि भैया काम कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। ये केवल मैं आप लोगों की सोच बता रहा हूँ। बड़ी बड़ी कंपनीज हैं मेरे सामने और मेरे घर में ऐसे लोग हैं जो पूरे 60 साल तक प्राइवेट में काम करके अपने पूरा जीवन बिता के बढ़िया से निकल गए वहां से, पूरे 60-65 साल तक बड़ी बड़ी कंपनीज में, रिलायंस में, टीसीएस में, अच्छी अच्छी कंपनीज में। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि वो निकाल देती। लेकिन एक धारणा है कि प्राइवेट एम्प्लॉयज को फायर करना एज कंपैरिजन टू गवर्नमेंट इजी रहता है। तो वो यही कह रहा है, स्टेबिलिटी एंड टेन्योर ऑफ पर्सोनल। थोड़ा सा उन पे ध्यान दो। प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव, इनिशिएटिव का मतलब एम्प्लॉयज जो होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में जो काम कर रहे हैं उनको एक प्रोत्साहन दो कि वो कुछ नया स्टेप उठाएं, इनिशिएट करें कि भैया नहीं मैं ये करूंगा और मैं इसको खुद करके आगे तक पहुंचाऊंगा। ये सिचुएशन ना हो कि कोई हमको पीछे से बार बार कहेगा तब हम कार्य करेंगे। ये आप इस तरीके का अपना ऑर्गेनाइजेशन का माहौल बनाओ। दैट इज नोन एज प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव।